कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेन टाइटल व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड दीज प्रोग्राम्स। इस मेन टाइटल को कवर करते हुए फर्स्ट सेक्शन में हमने ये सीखा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम किसे कहते हैं, एंड हु आर प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर्स कौन होते हैं। इस मेन टाइटल से रिलेटेड सेकंड सेक्शन में हमने ये सीखा कि व्हाट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है और क्यों कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकते हैं। इस मेन टाइटल से रिलेटेड थर्ड सेक्शन में हमने ये सीखा कि इंसान को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो अपनी आसानी के लिए हायर लेवल लैंग्वेजेस को जनरेट करे, क्रिएट करे, जैसे कि पाइथन, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। फोर्थ सेक्शन में हमने ये सीखा कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स की टाइप्स के बारे में जाना कि कंपाइलर्स क्या होते हैं और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं और इनको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आज के इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि एक इनपुट को कंप्यूटर को देने और उसका आउटपुट जनरेट होने के दरमियान में क्या कुछ होता है और कंप्यूटर किस तरह से एक इनपुट को एक आउटपुट में जनरेट करता है। दोस्तों, मैंने कंप्यूटर को कहा कि 2 × 3 = व्हाट। कंप्यूटर ने मुझे जवाब दिया 2 × 3 = 6। इस इनपुट को देने और कंप्यूटर के आउटपुट जनरेट करने के दौरान क्या क्या होता रहा उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर के अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं जो एक इनपुट को एक आउटपुट में जनरेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले पार्ट को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सेकंड पार्ट जो अहम किरदार अदा करता है उसे कहते हैं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और थर्ड मेन पार्ट जो अहम किरदार अदा करता है एक इनपुट को आउटपुट में जनरेट करने के लिए उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 3 पार्ट्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि एक इनपुट को कंप्यूटर एक सही आउटपुट में जनरेट कर सके। दोस्तों, कंप्यूटर 1 सेकंड के अंदर कुछ साइकिल्स जनरेट करता है। साइकिल्स मिलियंस और इवन बिलियंस नंबर ऑफ साइकिल्स को जनरेट कर सकता है कंप्यूटर 1 सेकंड के अंदर। और एक साइकिल के अंदर 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला फैचिंग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो कि एक आरजी स्टोरेज प्लेस है जिसके अंदर तमाम तर इंस्ट्रक्शंस आरजी तौर पे आके स्टोर होती हैं, वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन लेकर आता है। दूसरा फंक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज प्लेस से रैम से लाने के बाद वो उसको समझता है कि वो इंस्ट्रक्शन कहना क्या चाहती है और क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है और क्या मालूमात दे रही है। थर्डली, एग्जीक्यूशन ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस, उस इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है और उस पर काम करता है। तो आपने सीखा कि कंप्यूटर में 3 मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। और फिर आपने सीखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिलियंस ऑफ साइकिल्स को परफॉर्म करता है 1 सेकंड के अंदर और हर एक साइकिल के अंदर 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस लेके आई जाएं, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड किया जाए, समझा जाए कि वो कहना क्या चाहती हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए यानी इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग कर दी जाए उस इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर। तो इस तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं एक इनपुट को एक आउटपुट में जनरेट करने के लिए। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा 2 पार्ट्स का रोल एक इनपुट को एक आउटपुट में जनरेट करने के लिए। फर्स्ट पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेकंड पार्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड मेन पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या रोल है एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के दौरान। आप जब एक लैपटॉप चलाते हैं तो आप एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म नहीं करवा रहे होते उस लैपटॉप से, बल्कि आप एक ही टाइम में कुछ फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं। आप उसी टाइम में यूट्यूब पे कोई म्यूज़िक या कोई भी चीज़ चलाकर देख रहे होते हैं और उसी टाइम में शायद आप एक्सेल या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हों।
अब आपको ये लगता है कि कंप्यूटर आपके ये तमाम तरह टास्क को साइमल्टेनियसली एक ही साथ परफॉर्म कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर एक वक्त में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है वो कंप्यूटर के जिसका प्रोसेसर सिंगल कोर होगा। अब होता यूँ है, चूंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास ये एबिलिटी है कि वो एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी एक सेकंड के अंदर वो बिलियंस ऑफ साइकिल्स को परफॉर्म कर सकता है और एक साइकिल के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को ला के डिकोड करके उस पर अमल करके इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर एक बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को ला के उसको एग्जीक्यूट कर सकता है और इनपुट्स को ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट में जनरेट कर सकता है। तो अब कंप्यूटर इन तमाम तर डिफरेंट प्रोग्राम्स जिनमें हम साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, इतना फास्टली इनके दरमियान स्विचिंग करता है। यानी सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर का, वो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को लेकर आएगा, उसको डिकोड करेगा और समझ के हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। उसी के साथ यूट्यूब के ऊपर हम जो वीडियो देख रहे हैं, उससे जो इनपुट कंप्यूटर को जा रहा है वो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को लेकर आएगा, डिकोड करेगा और उसके ऊपर काम करेगा। और इसी के साथ हम कोई फाइल जो डाउनलोड कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रैम से लेकर आएगा, उसको डिकोड करेगा और उसके ऊपर काम करके दिखाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस को लाना, उसको डिकोड करके हमारे इनपुट्स के ऊपर काम करना इतना फास्टली होता है बिकॉज एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ साइकिल्स रन किए जा सकते हैं और एक साइकिल के अंदर एक इंस्ट्रक्शंस को लाकर डिकोड करके प्रोसेसिंग की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इन तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को ला के तमाम तर हमारे दिए गए टास्क को इतना तेज़ी से परफॉर्म कर पा रहा होता है कि हमें लगता है कि कंप्यूटर हमारे तमाम तर टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक ही टाइम में कंप्यूटर एक ही टास्क पे परफॉर्म कर रहा होता है, एक ही टास्क को, एक ही इनपुट को आउटपुट में जनरेट करता है। तो यही वजह है कि जब हम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको आउटपुट में जनरेट कर रहा होता है कंप्यूटर इतना फास्टली कि हमें लगता है कि कंप्यूटर तमाम तर हमारे काम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। अब किस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को लाना है पहले और किस प्रोग्राम के इनपुट को पहले प्रोसेसिंग करके आउटपुट में जनरेट करना है, या कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, इस तमाम तर काम को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस बात को इंश्योर करता है कि किसी भी प्रोग्राम पे या किसी भी इनपुट पे अमल करने के दौरान, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके किसी भी इनपुट पे अमल करने के दौरान अगर कंप्यूटर को या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे हमें किसी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो उस स्पेस को एलोकेट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। थर्डली, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे ऐसे यूनिक एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड राउंड रॉबिन एल्गोरिदम्स, जिसकी मदद से कंप्यूटर इस बात को इंश्योर करता है कि किस टास्क को पहले परफॉर्म करना है और किस टास्क को बाद में परफॉर्म करना है। थर्डली, आपने देखा होगा कि हमारा जो लैपटॉप है उसका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर लाइट जल रही होती है। अब हम किसी दो स्पेसिफिक कीज़ को जब प्रेस करते हैं तो लाइट जल पड़ती है और उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। अब जब हमने उस दो कीज़ को प्रेस किया तो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस लाई रैम से, उससे रिलेटेड उसको डिकोड किया और लाइट को ऑन कर दिया। अब चूंकि इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पेरिफेरल डिवाइस यानी कीबोर्ड से कनेक्शन कायम करना पड़ा, उससे कम्युनिकेट करना पड़ा, तो इस बात को भी इंश्योर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तमाम तर पेरिफेरल डिवाइसेस से सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों, हमने ये सीखा इस वीडियो में कि क्या कुछ होता है एक इनपुट को एक आउटपुट में जनरेट करने के दौरान। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।